गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने पूरा बेटा डिस्कस किया, क्वेश्चंस भी हमने उसके करे। आज हम शुरू करेंगे बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13। और बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने चार केस, गुड्स के केस में चार केस हमने पढ़े थे बेटा। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स का केस और इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा का केस। बेटा सर्विसेज के केस में भी वही सेम चार केस हैं हमने जो पढ़ने हैं। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ वाउचर्स और इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा। तो वही सेम बेटा चार केस हमें यहाँ पर भी पढ़ने हैं। अच्छा, फिर आपको याद हो तो हमने फॉरवर्ड चार्ज में तीन केस पढ़े थे बेटे गुड्स के केस में। कौन कौन से तीन थे बेटा? पहला तो नॉर्मल केस था, दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और तीसरा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। बेटा अब यहाँ पर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल का केस तो होगा नहीं, सर्विसेज ऑन अप्रूवल नहीं हो सकती, तो दो ही केस है बेटा। एक तो है नॉर्मल केस और एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉपी कर लो बच्चे। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेटा टोटल हमें कितने केस पढ़ने हैं? पहला तो हम नॉर्मल केस पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज का, दूसरा हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तीसरा रिवर्स चार्ज, फोर्थ सप्लाई ऑफ वाउचर्स और फिफ्थ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा। बना लो बेटा, ये चार्ट बना लो, फिर करना शुरू करते हैं। चलो करना शुरू करें। आओ बच्चे, सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ट से शुरू कर रहे हैं बेटा। नॉर्मल केस बेटा बहुत सिंपल बातें हैं, ध्यान से बस मेरी बात समझनी है। बेसिक्स अब आपको क्लियर हो गए हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। फॉरवर्ड चार्ज हम पढ़ेंगे बेटे, फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस पहले। नॉर्मल केस लिखो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। बेटा आपका ना एक सेक्शन है 31 सबसेक्शन 2। अगर आपको याद हो गुड्स के केस में हमने तीन सेक्शंस पढ़े थे, 31(1), 31(4) और 31(7), जो बेटा ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब करता है, ड्यू डेट्स फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। वैसे ही बेटा सर्विसेज के केस में, नॉर्मल केस में 31 सबसेक्शन 2 है जो कहता है इनवॉइस मस्ट बी इशूड, invoice must be issued within
30 days of completion of service, invoice must be issued within 30 days of completion of service। तो बेटा सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो कहता है सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही करना है बेटा 30 दिनों के अंदर अंदर। ये 30 दिन कहाँ से हैं बच्चे? कंप्लीशन ऑफ सर्विस से। तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, मैंने दोबारा बोल रहा हूं बेटा, सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही करना है। ठीक है। अब बेटा इसमें ना दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। दो बातें क्या? या तो उसने 30 दिनों में इनवॉइस इशू करा, या उसने 30 दिनों में इनवॉइस इशू नहीं करा। यस मतलब उसने 30 दिनों में इशू कर दिया, और नो मतलब उसने 30 दिनों में इशू नहीं करा। दो ही बातें हो सकती हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है सप्लायर इज लायबल टू इशू इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसे इनवॉइस इशू करना ही करना है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसने गवर्नमेंट की बात मानी मतलब इनवॉइस इशू कर दिया, या उसने अपनी मनमानी करी, उसने इनवॉइस इशू नहीं करा। ठीक है। अब बेटा अगर तो उसने गवर्नमेंट की बात मानी तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, बनाओ पहले ऐसे बनाओ। अगर उसने गवर्नमेंट की बात मान ली और 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, तो सुनो बेटा, देखो इस दिन सर्विस कंप्लीट हुई। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कहीं लिख लेना बेटा आप लोग। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। उन्होंने कहा था सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। तो लेस देन इक्वल टू 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या इशू करना है बेटा? इनवॉइस इशू करना है। हमने कर दिया 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू। ठीक है। और तीसरा आता है आर। आर मतलब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो 3 डेट्स हो गई ना, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। उन्होंने कहा था कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है, और सप्लायर ने सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनना बेटा। अब उन्होंने क्या कहा? अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई और आर, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो अगर आपने सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर क्या इशू कर दिया? इनवॉइस, गवर्नमेंट की बात मान ली ना, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, वो होगा आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल रूल है। बात बताओ बेटा, समझ आई? ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ बेटा गवर्नमेंट की बात हमने नहीं मानी, गवर्नमेंट ने कहा था 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है, हमने नहीं करा बेटा। देखो यहां पर बेटा सर्विस दी आपने, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा था कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। मैंने बेटा 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं करा,
मोर देन 30 डेज, 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू करा, और यहां पर आ गया आर। ठीक है बेटा, अब उन्होंने पता है क्या कहा, बहुत सिंपल। उन्होंने कहा अगर आपने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करा ना, तो इनवॉइस की डेट फिर इररेलेवेंट हो जाती है। इनवॉइस की डेट फिर इररेलेवेंट हो जाती है। भाई हमने आपको कहा था 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है, आपने नहीं करा, तो फिर इनवॉइस की डेट इररेलेवेंट हो जाती है, और टाइम ऑफ सप्लाई होगा सी एंड आर, सी और आर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। यह आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ आई बेटा? तो रूल बेटा बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 31, सुनो मेरी बात, कॉपी करो बेटा। मैंने क्या कहा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है 30 दिनों के अंदर अंदर। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अगर इशू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई और आर, विच एवर इज अर्लियर। अगर नहीं करा तो फिर आई तो इररेलेवेंट हो जाता है, फिर सी और आर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे समझ आया सबको। अच्छा फिर बेटा आगे वही कुछ बातें आ जाती हैं, नोट्स जरा लिखना बेटा। वही जो बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं बेटा। आर का मतलब क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट। डेट ऑफ रिसिप्ट किसको मानोगे? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, मतलब जिस दिन सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री करी, ठीक है, और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट, और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ये बेटा आपका पहला नोट हो गया। ये तो खैर हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जिस दिन सप्लायर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी और जिस दिन पासबुक में एंट्री हुई, दोनों में से जो भी पहले है उसे डेट ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा। ठीक है। फिर बेटा एक बात और, बेटा जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 है ना, जो ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस बताता है, वो क्या कहता है? सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है कि आपको इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इश्यू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या सर ये 30 डेज सबके लिए है? सारे सप्लायर्स के लिए? नहीं बेटा, कईयों के लिए ना, कुछ के लिए 45 डेज भी है। किन के लिए है बेटा 45 डेज? लिखना शुरू करो, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। तो बेटा 45 डेज किन के लिए है? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ये बेटा कई बार ना एमसीक्यू में आ जाता है। बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके लिए बेटा 30 डेज की जगह पीरियड फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस है 45 डेज। तो इनके लिए टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइसेस 45 डेज। ठीक है। तो इनके अलावा बाकी सब के लिए 30 डेज है। 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी 30 डेज की जगह 45 डेज के अंदर अंदर इनको इनवॉइस इशू करना है।
सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का? एक नोट और बेटा, पता है बच्चे, एक बड़ी काम की बात करने वाला हूं बेटा मैं। वैसे मतलब उतना ज़्यादा बेटा वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुनो बेटा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चंस में डेट ऑफ इनवॉइस नहीं दे रखी होती। मतलब इमेजिन करो, सप्लायर ने इनवॉइस इशू ही नहीं करा, मतलब लेट अलोन 30 डेज में इशू करना है, उसने इशू ही नहीं करा। अच्छा, अगर उसने इशू ही नहीं करा तो सी और आर विच एवर इज अर्लियर होगा। अब इमेजिन करो, क्वेश्चन में सी कंप्लीशन ऑफ सर्विस नहीं दे रखा है बेटा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं दे रखा है, ठीक है? तो मतलब समझो, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, कंप्लीशन ऑफ सर्विस दे नहीं रखा है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे नहीं रखा है, तो ऐसे केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? तो सुनना, इफ in question time of supply cannot be ascertained by above method, by above rules, comma, time of supply will be date of entry of service in books of recipient। तो उस केस में बेटा उन्होंने कहा है टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन सर्विस रिसीव करने की एंट्री रेसिपिएंट ने करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जिस दिन सर्विस रिसीव करने की एंट्री किसने करी है बेटा? रेसिपिएंट ने। कहां पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उस दिन को बेटा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर बाय चांस 1% चांस मान लें ऊपर वाला रूल अप्लाई नहीं हो पाता है तो। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो। तो मेरे ख्याल से बच्चे बहुत सिंपल था। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है आपको इनवॉइस 30 दिनों के अंदर अंदर इशू करना ही करना है। अगर कर दिया तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर नहीं करा तो सी और आर विच एवर इज अर्लियर को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आर में क्या आएगा बेटा? आर किसको माना जाएगा? जिस दिन सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई और जिस दिन पासबुक में एंट्री हुई विच एवर इज अर्लियर। 31 सबसेक्शन 2 कहता है 30 डेज का पीरियड। बेटा इसके एक्सेप्शन है 3। कौन कौन से? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी। इनके केस में 30 डेज की जगह 45 डेज होगा। मतलब इनको 30 डेज में नहीं 45 डेज में इनवॉइस इशू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और बाय चांस बेटा ऊपर वाले रूल्स अप्लाई ना हो पाए फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में सर्विस लेने की एंट्री क्या करी है? रिकॉर्ड। करो बच्चे कॉपी। फिर मैं बेटा एक बड़ी काम की बात आपसे करने वाला हूं, 4th नोट। चलो अब बेटा 4th नोट क्या है ये देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात। 4th नोट है बेटा एडवांस का केस। ये सुनना जरा, डिफरेंस है बेटा। याद है बेटा हमने एडवांस का ट्रीटमेंट गुड्स के केस में भी देखा था और मैंने क्या कहा था? एडवांस के केस में वैसे टाइम ऑफ सप्लाई आता है आर पे, क्योंकि रिसिप्ट सबसे पहले होती है इन केस ऑफ एडवांस, है ना। तो जब आप आई डी आर विच एवर इज अर्लियर करोगे तो आर ही पहले आएगा, क्योंकि एडवांस वो तभी है जब रिसिप्ट पहले हो गई इनवॉइस से। पक्का? तो लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करा था और गवर्नमेंट ने कहा था
एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आर पे नहीं आएगा बल्कि आई और डी विच एवर इज अर्लियर पे आएगा, मतलब इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ गुड्स। अब बेटा सर्विसेज में ना थोड़ा सा बेटा डिफरेंट है। मैं यहाँ पर वैसे ना गुड्स का भी लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस बेटा समझ आ जाए। देखो एडवांस का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ गुड्स क्या होगा और एडवांस का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगा बेटा। बेटा गुड्स के केस में तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा आई यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डी यानी ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो वो बेटा आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा आई और डी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये था गुड्स में। अब बेटा सर्विसेज में ना दो बातें हैं। इफ एडवांस इज अप टू ₹1000, अगर 1000 रुपये तक का एडवांस है बेटा, और दूसरा है इफ एडवांस एक्सीड्स ₹1000, अगर एडवांस 1000 रुपये से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर एडवांस 1000 रुपये तक का है और अगर एडवांस 1000 रुपये से ज्यादा का है। कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके ये केस समझाता हूं। बेटा ये भी आपका ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक काम करना बच्चे, 2-3 लाइनें छोड़ देना इसके नीचे लिखने के लिए। एग्जाम्पल एक लिखो पहले। एग्जाम्पल ये देखो बेटा, बच्चे ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, और ये है एयरटेल। ठीक है बेटा, जो मिस्टर ए है ना, उसने एयरटेल का से पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, या फॉर एग्जांपल उसने एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है जिसका मंथली बिल उसके घर पे आता है। अब सुनो, मैं कह रहा हूं मिस्टर ए ने एयरटेल का ले रखा है पोस्टपेड कनेक्शन। मिस्टर ए ने एयरटेल का ले रखा है पोस्टपेड कनेक्शन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा फॉर द मंथ ऑफ से अप्रैल। अप्रैल मंथ की बात करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा थोड़ी बहुत नॉलेज सबको है, मेरे को एक बात बताओ बेटा, अप्रैल का जो बिल है, अप्रैल मंथ का जो बिल है वो बेटा समवेयर कब आएगा? अप्रैल मंथ का बिल समवेयर कब आएगा बेटा? मई के फर्स्ट वीक में आएगा ना। तो अप्रैल मंथ का जो बिल है इनवॉइस वो कब आएगा बेटा? समवेयर मई के स्टार्टिंग में। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 मई को मेरा बिल आया, मतलब इनवॉइस इशू हुआ मेरे को, और मेरा बिल बेटा कितने का बना? 960 रुपए का बिल बना बेटा मेरा। तो मेरा अप्रैल मंथ का जो बिल बना है, इनवॉइस बना है, वो 960 रुपए का बिल बना है मेरा। ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो, अब बेटा बिल आया 2 तारीख को, मैंने 5 तारीख को पेमेंट करी। मैंने 5 तारीख को पेमेंट करी बेटा। सुनो, पेमेंट कितने रुपए की करी मैंने बेटा? जनरली पता है क्या होता है, जो आपका बिल आता है ना, जैसे 960 रुपए का बिल आया और आप वहाँ पर जमा करवाने जाते हो, तो सुनो, मैं एयरटेल के ऑफिस में जमा करवाने गया 960 रुपये। ऑनलाइन जमा नहीं करवा रहा हूँ मैं, एयरटेल के ऑफिस में जमा कराने गया मैं 960 रुपये। उन्होंने कहा सर वो बाहर मशीन लगी हुई है, उस मशीन से आप जमा करवा दो। लेकिन बेटा उस मशीन की एक प्रॉब्लम क्या है, वो मशीन ना
सिर्फ 500 रुपए के नोट लेती है, 500, 2000 ऐसे नोट लेती है वो। 10-10 रुपए के नोट या सिक्के आप चाहो तो डालना, वो नहीं लेगी बेटा। तो वो मशीन सिर्फ 500 या 2000 के नोट लेती है या 100 रुपए के नोट लेती है। बड़े बड़े नोट लेती है, छोटे छोटे 10, 20, 50 रुपए सिक्के वो नहीं लेगी। तो बेटा मेरे पास ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैंने जमा करवा दिए 1000 रुपये। कितने जमा करवा दिए बेटा? 1000 रुपये। अब मुझे ना एक बात बताना, बिल बना था 960 का, जमा करवा दिया आपने 1000, तो बताओगे आपने कितना एडिशनल पैसा जमा करवा दिया? 40 रुपये जमा करवा दिए ना बेटा। ये 40 रुपये इज नथिंग बट एक तरीके से एडवांस, जो आपने किसको दे दिया है? एयरटेल को। और ये एडवांस आपके अगले बिल में बेटा क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो जो मई मंथ का बिल आएगा ना, उसमें ये 40 रुपये एडजस्ट होके बिल आएगा मेरा। तो दिस इज नथिंग, दिस 40 रुपीज नथिंग बट एडवांस। अब सुनो, मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। मेरे को एक बार बताओ, मैंने कितने रुपए जमा कराए थे? 1000 रुपये। तो बेटा 1000 में से ना बेटा 1000 में से जो 960 हैं वो एक है और 40 रुपये एक है, ठीक है बेटा। जो 960 है ना वो एडवांस नहीं है, वो एडवांस नहीं है। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो आ जाएगा आई और आर विच एवर इज अर्लियर, यानी सिंपल वर्ड्स में आई पे आ जाएगा। सबसे पहले आई है, आई पे आ जाएगा इनवॉइस 960 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन 40 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सुनना ध्यान से बेटा, मेरे को बताओगे इस 40 रुपए का इनवॉइस कब जनरेट होगा? बेटा बेटा इसका इनवॉइस अभी जनरेट नहीं हुआ है, इसका इनवॉइस जनरेट होगा मई मंथ के बिल में। मई मंथ के बिल का इनवॉइस, मई मंथ का इनवॉइस कब आएगा बेटा? जून में, 2 जून को। तो बेटा इसका इनवॉइस तो जनरेट होगा 2 जून को, लेकिन पेमेंट कब हो गई? 5 मई को। तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आएगा आर पे। बात जो मैंने कही वो समझ आई बेटा। इनवॉइस तो जनरेट होगा इसका जून में, लेकिन पेमेंट आपने एडवांस में कर दी कब? मई में। और मैंने बेटा ये बात आपको पहले भी बताई हुई है, एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा बेटा हमेशा आर पे आता है, अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करे, ठीक है। नहीं तो टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस का हमेशा आर पे ही आएगा, क्योंकि वो एडवांस इसीलिए है क्योंकि रिसिप्ट आपको इनवॉइस से पहले हो गई है, पक्का। तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा आर पे। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने एक बात कही, गवर्नमेंट ने कहा अगर 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 एडवांस छोटा मोटा है, अगर एडवांस छोटा मोटा है, छोटा मोटा मतलब 1000 रुपए तक का एडवांस है, छोटा मोटा माना जाता है बेटा एडवांस 1000 रुपए तक का। तो उन्होंने कहा अगर एडवांस 1000 रुपए तक का है तो हम आर को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, बल्कि हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे आई को, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और बेटा मुझे अपने आप बताओगे इस 40 रुपए का इनवॉइस कब जनरेट होगा, कब इशू होगा बेटा इनवॉइस? इसका इनवॉइस आएगा मई मंथ में लग के, तो समवेयर मई मंथ का कब आएगा? 2 जून को। तो बेटा इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस की डेट यानी 2 जून, ना कि रिसिप्ट की डेट, अगर एडवांस छोटा मोटा है। तो बस यही एक छोटी सी बात है बेटा, अगर एडवांस 1000 रुपए या उससे कम का है तो रिसिप्ट पे आर पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आई पे आएगा। और इनवॉइस कब इशू होगा इस 40 रुपए का? समवेयर नेक्स्ट मंथ, मतलब 2 जून को। बेटा याद रखना अभी इनवॉइस इस 40 का इशू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 960 का इनवॉइस इशू हुआ था, ठीक है। इस 40 का इनवॉइस तो समवेयर नेक्स्ट मंथ 2 जून को क्या होगा? इशू होगा। कॉपी करो बेटा।
समझ आया बेटा सबको? तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, फिर सुनो, अब बताओ सर्विसेज के केस में बेटा रूल क्या है? अगर तो एडवांस छोटा मोटा है 1000 रुपये तक का, तो टाइम ऑफ सप्लाई आर पे नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आई पे आएगा। ऑल्दो आर पहले है लेकिन आर पे नहीं आएगा बेटा, आई पे आएगा। और अगर एडवांस बड़ा है 1000 रुपये से ज़्यादा का है, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई आर पे ही आएगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई आर पे ही आएगा। ये सर्विस के केस में बेटा। गुड्स के केस में बेटा फर्क नहीं पड़ता छोटा है या बड़ा है, वहां पर आई और डी विच एवर इज अर्लियर पे ही आएगा। लेकिन सर्विस के केस में अगर छोटा है तो आर पे नहीं आएगा, आई पे आएगा, और अगर बड़ा है तो आर पे आएगा। बस बेटा इतनी सी बात है एडवांस के केस में। कॉपी कर लो इसे। बेटा समझ आया सबको? तो बेटा हमारा ना पूरा फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस हमारा बच्चे खत्म हो गया। कॉपी करो, फिर हम अगला शुरू करते हैं। चलो करें। चलो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये देखो मेरा कौन सा हो गया बेटा फॉरवर्ड चार्ज का बच्चे, नॉर्मल केस मेरा हो गया, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे फॉरवर्ड चार्ज का सेकंड केस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक काम करो बच्चे मेरे साथ साथ, नोट्स पे भी आ जाओ अपने बेटा, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। देखो बेटा पहला है फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, मतलब ड्यू डेट के अंदर अंदर इशू कर दिया है तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं करा विद इन 30 डेज तो सी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और आर विच एवर इज अर्लियर। बेटा आर किसको मानोगे? डेट ऑफ रिसिप्ट विल बी डेट ऑन विच एंट्री इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, और डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, दोनों में से जो भी पहले है। अच्छा, इफ एडवांस इज रिसीव्ड अप टू 1000 तो टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आएगा बेटा? इनवॉइस पे आएगा, ठीक है। और अगर इनवॉइस नहीं इश्यू हुआ, सॉरी एडवांस 1000 रुपये से ऊपर का है, इफ एडवांस एक्सीड्स 1000 रुपये, तो उस केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई आर पे आएगा। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आर पे आएगा। और बेटा एक बात मैं आपको छोटी सी और बता दूं, उन्होंने कहा है अगर एडवांस 1000 रुपये तक का है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई पे एट दी ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, मतलब सप्लायर की मर्जी है, सप्लायर की मर्जी है, वो 40 रुपए पे टाइम ऑफ सप्लाई आर पे मानना चाहता है, मान सकता है, लेकिन आई पे भी वो मान सकता है। यानी एक बात समझो, अगर एडवांस 1000 रुपए तक का है तो सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो आर को टाइम ऑफ सप्लाई मानना चाहता है, मान सकता है, अगर आई को मानना चाहता है तो भी मान सकता है। मेजॉरिटी केसेस में बेटा आई को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है, इजी रहता है बेटा। बात समझ आई सबको? बाकी बेटा इसमें एक दो पॉइंट्स हमारे नहीं लिखे हुए हैं। एक तो मैंने वो 45 डेज वाला बताया ना, तो 30 डेज ऑब्लिक 45 डेज में लिख देता हूं यहां पर। ये 45 डेज आपको पता है किसके लिए है बेटा? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी, 45 डेज, ठीक है। लो बच्चे मेरे को बताओ, फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस क्लियर हुआ बेटा। अब हम आएंगे फॉरवर्ड चार्ज का सेकंड केस बेटा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान से जरा देखना है बेटा। सेकंड है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ
सर्विसेज। हेडिंग लिखो बेटा। कर लिया बेटा? चलो एक बार ना अपने नोट्स पे आ जाओ बेटा। कंटिन्यूस सप्लाई ना मैंने सबसे लास्ट में बेटा एक चार्ट बना रखा है, ये देखो, ये देखो बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ना हमारे पास टोटल बेटा 3 केसेस हैं। पहला, व्हेन पेमेंट डेट इज असर्टेनेबल, when payment date is not ascertainable, and when payment is linked to an event। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, कंसेप्ट समझना है। 3 केस हैं बेटा। पहला, ड्यू डेट फॉर पेमेंट, ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज ascertainable। सेकंड, ड्यू डेट फॉर पेमेंट is not ascertainable। और तीसरा, पेमेंट is linked to an event। पेमेंट is linked to an event। ठीक है बेटा, करें शुरू। देखो पहले एग्जाम्पल समझो तीनों का, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा। पहले इस पे आओ। ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज असर्टेनेबल। मेरी बात समझना बेटा, हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं अब? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। बेटा आपको अच्छी तरह पता है, हमने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस भी बेटा पढ़ा है। उसमें क्या होता है बेटा, गुड्स सप्लाई होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और इनवॉइस एक साथ आपको सबका इशू किया जाता है। सेपरेट इनवॉइस हर ट्रांजैक्शन का इशू नहीं किया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बेस्ट 2 एग्जांपल्स बेटा, एक तो है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, और दूसरा बेटा बेस्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ये मैं आपको बेटा अभी समझाऊंगा। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज बेटा, ये जो एग्जांपल दिया है आपको, ये बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का ही केस है। मुझे एक बात बताओ, पूरे मंथ आप एयरटेल के सर्विसेज को यूज़ करते हो पूरे मंथ, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। मुझे एक बात बताओ, एक कॉल करी, क्या इनवॉइस जनरेट होता है? फिर दूसरी कॉल करी, फिर इनवॉइस जनरेट हुआ, फिर मैसेज करा, फिर इनवॉइस जनरेट हुआ। ऐसा होता है बेटा? नहीं। आप पूरे मंथ एयरटेल की सर्विसेज को यूज़ करते हो, और मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको एयरटेल क्या इशू करता है? इनवॉइस। तो मुझे बताओ, मैं पूरे मंथ अप्रैल में एयरटेल की सर्विसेज को पूरा मंथ यूज करता हूं, ठीक है? क्या बेटा हर ट्रांजैक्शन का इनवॉइस अलग आता है? एक कॉल करी फिर इनवॉइस आया, एक कॉल करी फिर इनवॉइस आया, क्या ऐसा होता है? नहीं बेटा, आपको पूरे मंथ का इनवॉइस एक साथ जनरेट होता है। कब? 2 मई को। दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब समझना, इसी एग्जाम्पल को बेटा मैं यहां पर बेस लेके चलूंगा।
टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। सुनो बेटा, एक बात मेरे को बताओ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ऊपर वाला एग्जाम्पल को बेटा आगे कंटिन्यू करता हूं। हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे थे ना ऊपर। मुझे बताओ बेटा, अप्रैल मंथ का इनवॉइस कब जनरेट होगा बेटा? समवेयर मई में, 2 मई को, ठीक है। अब बेटा जब भी आप ना कभी इनवॉइस खोल के देखना बेटा, ध्यान से पढ़ना उसे, उसमें ना एक डेट लिखी होती है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट। मतलब इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा हुआ है ना 960 रुपए, वो कौन सी डेट तक आपको पे करना है ये मेंशन होगा बेटा उस इनवॉइस में। ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड इन दैट इनवॉइस। ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज असर्टेनेबल, मतलब वो इनवॉइस में क्या है? मेंशन्ड। तो बेटा इनवॉइस में लिखा हुआ है कि आपको ये बिल 15 मई तक पे करना है, ठीक है। बात समझ आई? मैंने कहा 15 मई तक क्यों इंतजार करना? मैंने 5 मई को ही दे दिया बेटा। 2 मई को इनवॉइस जनरेट हुआ, उन्होंने कहा 15 मई तक पैसा देना है, मैंने 5 मई को दे दिया पैसा। बात समझ आई? बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से जो भी बेटा क्या होगा पहले होगा, वो आपका टाइम ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, जो भी पहले होगा। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों में बेटा पहले कौन सा है? 2 में। तो 2 में यानी इनवॉइस की डेट आपकी क्या आ जाएगी बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो रूल सिंपल सा है, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। आई मतलब इनवॉइस की डेट, डी का मतलब यहां पर फर्क है बेटा। गुड्स के केस में डी का मतलब था ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, यहां पर वो नहीं है। यहां पर डी का मतलब है ड्यू डेट फॉर पेमेंट, और आर मतलब रिसिप्ट। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? मेरे ख्याल से बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर सेकंड, मैं अब ना एग्जाम्पल में वही रख रहा हूं बेटा जो साथ वाला है, बस एक बात अज्यूम कर रहा हूं। अज्यूम ड्यू डेट फॉर पेमेंट, assume due date for payment is not mentioned in invoice। तो मान के चलो कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट इनवॉइस में मेंशन्ड नहीं है। ये जो 15 मई मेंशन थी ना, बस इतना अज्यूम कर लो, ये 15 मई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? काट दो ना उसे, डी को काट दो, फिर वो तो है ही नहीं। तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, आई और आर दोनों में से जो भी पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बात सिंपल है। अगर ड्यू डेट गिवन है तो आई डी आर विच एवर इज अर्लियर, नहीं गिवन है तो काट दो उसे, आई और आर विच एवर इज अर्लियर। तो इस वाले केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई वही आ जाएगा 2 में। मेरे ख्याल से बेटे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉपी करो पहले इतना, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? चलो आओ एक रीडिंग मान लें। देखो, व्हेन पेमेंट डेट इज असर्टेनेबल, मतलब ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड इन द इनवॉइस। तो आई यानी डेट ऑफ इनवॉइस, और ड्यू डेट फॉर पेमेंट यानी डी, और डेट ऑफ रिसिप्ट यानी आर, तीनों में से जो भी पहले होगी बेटा। सिंपल। अच्छा, अगर ड्यू डेट फॉर पेमेंट इनवॉइस में मेंशन नहीं है तो इनवॉइस की डेट
और रिसिप्ट की डेट जो भी पहले है, आई और आर विच एवर इज अर्लियर। बात समझ आई? ठीक है। अब बेटा तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझेंगे बेटा। देखो तीसरा केस है व्हेन पेमेंट इज लिंक्ड टू एन इवेंट। और ये बेटा मैं आपको ना बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल बच्चे प्रैक्टिकल बात आपको एक बताता हूं, सुनना मेरी बात। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। तो मुझे एक बात बताना, ये देखो ये बेटा बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, ये देखो ये लैंड है, इस लैंड पे बेटा 4 स्टोरी की बिल्डिंग बन रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो लैंड पे 4 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में इस पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 लाख रुपीस तय हुआ है। यहां थोड़ा सा कम कर लेते हैं बच्चे, 20 लाख रुपए तय हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना तय हुआ है बेटा? 20 लाख रुपए। तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देगा बेटा? 20 लाख रुपए देगा। अब मैं आपसे ना एक बात थोड़ी सी बेटा जानना चाहता हूं कि ये 20 लाख कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कब देता है? पूरे 20 लाख काम शुरू होने से पहले दे देता है? पूरे 20 लाख काम खत्म होने के बाद देता है, या स्टेजेस में देता है बेटा? स्टेजेस में, तोड़ तोड़ के। बेटा याद रखना ये पैसा हमेशा स्टेजेस में ही पे होता है, ना स्टार्टिंग में ना एंड में। ये हमेशा बेटा स्टेजेस में ही ये पैसा क्या होता है? पे होता है। कैसे बेटा? उसमें ना कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में ना बेटा एक अग्रीमेंट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाता है। क्या अग्रीमेंट बेटा? कि जब आप ग्राउंड फ्लोर बना दोगे, मैं छोटा सिंपल कर रहा हूं, तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। जब अगला फ्लोर बना दोगे, फर्स्ट फ्लोर, तो हम आपको 5 लाख और देंगे। जब आप सेकंड फ्लोर बना दोगे तो आपको 5 लाख और मिलेगा, और जब आप थर्ड फ्लोर भी बना दोगे तो आपको 5 लाख मिलेगा। तो बेटा ये पैसा ना कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता है, स्टेजेस में दिया जाता है। मतलब ऊपर हेडिंग पढ़ना बेटा, मतलब पेमेंट इज लिंक्ड टू एन इवेंट। और इवेंट यहां पर क्या है बेटा? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये इवेंट्स हैं बेटा। तो पेमेंट जो हो रही है वो इवेंट वाइज हो रही है। जैसे ही एक इवेंट खत्म होगा एक पेमेंट, दूसरा इवेंट खत्म होगा दूसरी पेमेंट, तीसरा इवेंट खत्म होगा तीसरी पेमेंट, चौथा इवेंट खत्म होगा चौथी पेमेंट। मतलब पेमेंट को हमने लिंक कर दिया है इवेंट के साथ। पक्का? तो बेटा बात सिंपल है, कॉपी करो पहले इतना। अब बेटा इसमें क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। देखो अभी हो जाएगा बेटा। चलो एक फ्लोर की बात कर लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर की बात कर लेते हैं। देखो सपोज बेटा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ 2 मई को। सी मतलब कंप्लीशन की डेट। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ 2 मई को। इनवॉइस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को इश्यू करा 5 मई को, और पेमेंट रिसीव हुई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से 10 मई को। ठीक है? तो बेटा इस केस में क्या है? CIR विच एवर इज अर्लियर।
तो इन तीनों में से जो भी बेटा क्या होगा पहले। कंप्लीशन की डेट, बेटा कंप्लीशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन की डेट नहीं, इवेंट के कंप्लीशन की डेट। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात। मैंने कहा इस केस में इवेंट वाइज करना, इवेंट वाइज। बेटा पहले कौन सी डेट होगी, कंप्लीशन ऑफ इवेंट की डेट, फिर इनवॉइस की डेट, फिर रिसिप्ट की डेट, तीनों में से जो भी क्या होगी पहले। तो कौन सी है बेटा पहले, कंप्लीशन की डेट है ना, तो बेटा उसे क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया आपका 2 मई। टाइम ऑफ सप्लाई बेटा हो गया आपका 2 मई। बताओ बेटा समझ आया ये वाला केस सबको। सेम बेटा ऐसे ही एक और चलो फ्लोर का केस कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर का क्या कैसे होगा, देखो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ 15 जून को, ठीक है। इनवॉइस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को इश्यू करा 20 जून को और पेमेंट रिसीव हुई 1 जुलाई को। तो इस केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ मेरे को क्या होगा, तीनों में से जो भी पहले है, यानी 15 जून विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो रूल मेरे ख्याल से बेटा सबको क्लियर है, 15 जून आपकी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसमें इवेंट वाइज कंप्लीशन ऑफ इवेंट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। लो बेटा कॉपी कर लो, ये आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस हो गया। तीनों केस में बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ। तो जनरली बेटा जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है ना, वहां पर पेमेंट हमेशा हमेशा बेटा इवेंट वाइज होती है, स्टेजेस में पेमेंट होती है बेटा। जैसे फर्स्ट स्टेज खत्म पहली पेमेंट, सेकंड स्टेज पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड स्टेज पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो चलो एक रीडिंग मार लेते हैं। देखो क्या है बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब आई की डेट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट की डेट यानी सी, रिसिप्ट की डेट यानी आर विच एवर इज अर्लियर। तो CIR विच एवर इज अर्लियर। याद रखना सी कंप्लीशन ऑफ सर्विस नहीं है, सी है कंप्लीशन ऑफ इवेंट। सब बताओ बेटा समझ आया सबको। मेरे ख्याल से बच्चे फॉरवर्ड चार्ज का केस बेटा सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। नॉर्मल केस भी और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी। चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।